नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज लुसेंट का पेज नंबर 22 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, जाके देख सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर ज़रूर कर दें। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इस पेज का। मोहम्मद गजनवी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मुक्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई गई जाती है। पूछा जाएगा क्वेश्चन, मोहम्मद गजनवी कब नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई गई? 1008 ईस्वी में। मोहम्मद गजनवी ने थानेश्वर के चक्रस्वामिन का कांस्य से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। पूछा जाएगा क्वेश्चन, मोहम्मद गजनवी ने थानेश्वर के चक्रस्वामिन का कांस्य से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी का सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। पूछा जाएगा क्वेश्चन, मोहम्मद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन है, कब हुआ? 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हुआ जो आक्रमण सौराठ, और ये मंदिर जो बनवाया गया था सोमनाथ, इस सौराठ द्वारा बनवाया गया था, सौराष्ट्र द्वारा। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। किसको हाथ लगी? मोहम्मद गजनवी को। कितने की? पूछता है क्वेश्चन, जब मोहम्मद गजनवी ने जब सोमनाथ मंदिर लूटा तो कितने का लगभग संपत्ति लूटा? 20 लाख दिनार। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अहिल्यावाड़ा के शासक पर मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया। पूछ रहा है क्वेश्चन, अगर सोमनाथ मंदिर की रक्षा में जो सहायता किया, किसने किया? मतलब सोमनाथ मंदिर को बचाने की सहायता किसने किया? अहिल्यावाड़ा के शासक ने सोमनाथ मंदिर को बचाने का कोशिश किया। उसी के कारण मोहम्मद गजनवी ने जो है उन पर आक्रमण कर दिया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में मोहम्मद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। पूछा जाएगा क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में किसने मोहम्मद गजनवी पर आक्रमण किया? जाटों ने। मोहम्मद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। मोहम्मद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। यह पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, मोहम्मद गजनी की मृत्यु कब हो गई? 1030 ईस्वी में। लेकिन एक और प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी का अंतिम भारतीय आक्रमण कब हुआ? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क। मोहम्मद गजनवी का अंतिम भारतीय आक्रमण कब हुआ? 1027 ईस्वी में जाट के विरुद्ध हुआ। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक मोहम्मद गजनवी था। पूछा जाएगा क्वेश्चन, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद के सेना के सनवेद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। मोहम्मद के सेना में जो थे सनवेद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फरूखी मोहम्मद गजनवी के दरबार में रहते थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फरूखी मोहम्मद गजनी के दरबार में रहते थे। मोहम्मद गौर मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौर का शासक बना।
गौर मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था और कब शहाबुद्दीन जो है मोहम्मद गोरी का शासक बना? 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। पूछा जाएगा क्वेश्चन, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1175 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन पर हुआ। पूछा जाएगा क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण कब हुआ? 1178 में पाटन के विरुद्ध हुआ। मतलब पाटन जो जगह है पाटन पर हुआ, गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह से परास्त किया, मतलब हरा दिया। पूछा जाएगा, मोहम्मद गौरी को जब 1178 ईस्वी में आक्रमण किया गुजरात पे, उस समय वहाँ का शासक कौन था? भीम द्वितीय था, जो बुरी तरह से शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को हराया। अगला पॉइंट है, मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध। आइए देखते हैं, मोहम्मद गौरी लड़े हुए हैं। मोहम्मद गौरी तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, और पक्ष था गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें चौहान विजय हुए। यह पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में। किसके किसके बीच? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें कौन जीत गया? पृथ्वीराज चौहान। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ? गौरी और पृथ्वीराज चौहान। गौरी जिसमें विजयी हो गया। लेकिन 1192 में जो द्वितीय तराइन युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के बीच, जिसमें गौरी विजयी हो गया। मतलब पूछा जाएगा क्वेश्चन, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ। किसके किसके बीच? गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हो गया। अब नोट देखिएगा यहाँ पे, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। पूछता है दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध के समय पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? स्कंद। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। जो मोहम्मद गौरी था, भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में कर दी गई। मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई? 15 मार्च 1206 ईस्वी में। अगला सल्तनत है सल्तनत काल। ध्यान दीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। सल्तनत काल, गुलाम वंश। गुलाम वंश का स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। यह गौरी का गुलाम था। गुलाम वंश का स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब? 1206 ईस्वी में। और यह जो था गौरी का गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। नोट देखिएगा यहाँ पे, गुलामों को फारसी में वदांगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवाएं के लिए खरीदा जाता था। गुलामों को जो है फारसी में बदांगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवाएं के लिए खरीदा जाता था। पहले जो था ना, आदमी की खरीद बिक्री होती थी। देखिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया इल्तुतमिश ने। पूछा जाएगा, कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण किसने करवाया?
पूरा इल्तुतमिश ने करवाया, लेकिन शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। कुतुब मीनार को किसने शुरू करवाया, मतलब बनवाना किसने शुरू करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया, लेकिन कुतुब मीनार को पूरा किया इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, चांदी का टाका एवं तांबा का जीतल। पूछा जाएगा सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए? इल्तुतमिश ने। चांदी का टाका एवं तांबा का जीतल। इल्तुतमिश इक्ता प्रणाली चलाई। किसने इक्ता प्रणाली चलाई? इल्तुतमिश ने। चालीसा गुलाम, मतलब 40 लाख पर गुलाम होता था। जो चालीसा गुलाम है ना दोस्तों, ये 40 सरदार पे चलाया गया था। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया गया, जो तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना गया। मतलब पूछा जाएगा क्वेश्चन, चालीसा गुलाम किसने चलाया? 40 गुलाम यह इल्तुतमिश ने चलाया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया किसने? इल्तुतमिश ने। पूछेगा क्वेश्चन, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया? इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। पूछा जाएगा क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब किया? 24 जून 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर में। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। मैंने यहाँ पे बताया भी दिया था पहले। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया इल्तुतमिश ने। दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। पूछा जाएगा क्वेश्चन, कुवत उल इस्लाम मस्जिद, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श का भी कहा जाता था, यानी कि लाखों का दान देने वाला। देखिए दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से जानते थे? लाख बख्श, यानी लाखों का दान देने वाला। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सेनानायक बख्तियार खिलजी था। पूछा जाएगा क्वेश्चन, देखिए कितना क्रूर था। एक तरह से क्रूर भी था, एक तरह से अच्छा भी था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सेनानायक कौन था? बख्तियार खिलजी। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई। इसे लाहौर में दफनाया गया। ये क्वेश्चन जरूर पूछता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पूछता है, चौगान खेलते समय कौन राजा की मृत्यु हो गई, मतलब किसकी मृत्यु हो गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हुआ और कहाँ पे दफनाया गया? पूछा जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में है। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया। ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? आराम शाह। कितने महीने तक शासन किया? 8 महीनों। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली को गद्दी पर बैठा। देखिए यहाँ पे आराम शाह का हत्या कर दिया कौन? इल्तुतमिश। और 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। आइए देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इल्तुतमिश तुर्किस्तान की इल्बरी तुर्क था। पूछा जाएगा, इल्तुतमिश कौन था? तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम था एवं दामाद भी था।
कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। पूछा जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद कौन था? इल्तुतमिश। यानी कि सही है किया, क्योंकि उसको दामाद को बनाना चाहिए था। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था या दामाद भी था। और दामाद भी ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। पूछा जाएगा क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, किसने लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया? इल्तुतमिश। इसने हौज ए सुल्तानी निर्माण देहली ए कुहना का निकट करवाया था। देखिएगा यहाँ पे दोस्तों, हौज ए सुल्तानी पूछता है क्वेश्चन, हौज ए सुल्तानी कौन निर्माण किया था? इल्तुतमिश। एक और पूछेगा, दहेली ए कुहना कौन निर्माण किया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद में खलीफा के सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। पूछा जाएगा क्वेश्चन, इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हो गई? 1236 ईस्वी में। चंगेज खां ने अपने बचपन के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। पूछा जाएगा क्वेश्चन, किसको जो है बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी? चंगेज खां को। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा था। पूछा जाएगा क्वेश्चन, इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद वहाँ का शासक कौन हुआ? रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था और यह एक अयोग्य शासक भी था। इसके अल्पकालीन शासन पर इसकी मां शाह तुर्कान छाई रही और इसकी जो जो रुकनुद्दीन फिरोज जो गद्दी पर बैठा, इसकी अल्पकालीन शासन पर इसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। आइए देखते हैं मंगोल। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान का निवासी थे। वह पूछा जाएगा मंगोल कौन था? जो मंगोल जो था चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाली अर्धसभ्य जाति थी तथा उसका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। पूछा जाएगा मंगोल का पेशा क्या था? मुख्य पेशा था घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना। वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार की मांस खाते थे। जो मंगोल जो थे सभी प्रकार के मांस खाते थे। उसमें स्त्री विषयक नैतिकता की सर्वथा अभाव था। यद्यपि माँ का सम्मान करते थे, लेकिन जो मंगोल जो थे माँ का अपना सम्मान करते थे। वे विभिन्न कबीलों में बटे थे। उन्हीं कबीलों में से एक में 1163 में तेमुचिन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ था, जिसे महान श्रापित कहा गया। देखिए पूछा जाएगा चंगेज खां कौन थे? एक मंगोली थे।
मंगोल चंगेज खां का जन्म कब हुआ? 1163 ईस्वी में। और चंगेज खां को क्या कहा गया? एक महान श्रपित, दोनों पुकारा गया। महान भी पुकारा गया, श्रापित भी पुकारा गया। इसका पिता जो था येसुगाई बहादुर था। पूछेगा क्वेश्चन, चंगेज खां का पिता कौन था? येसुगाई बहादुर। शाह तुर्कान के अवांछित अभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की वागडोर संभाली। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, जो पूछा जाएगा क्वेश्चन, जो सल्तनत काल में प्रथम मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान, रजिया बेगम जो प्रथम मुस्लिम महिला थी जो शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने प्रदा प्रथा को त्याग कर यह पुरुषों की तरह चौगा एवं कुलाह पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। मतलब पहले जो था, पहले पर्दा प्रथा था, पहले स्त्री को पर्दा में रहता था, लेकिन रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा को हटा के यह जो है खुले रहने लगी, मतलब सीधा रहने लगी जैसे आज लोग रहते हैं। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन यकूत की अमीर ए अखूर नियुक्त किया। घोड़े का सरदार था। घोड़े का सरदार कौन था? अमीर ए अखूर। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को कौन सा पद दिया? अमीर ए अखूर। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्क अमीर के विरुद्ध हो गया और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर निजामुद्दीन बारमशाह को बैठा दिया। मतलब रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया। देखिए, गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर के विरुद्ध हो गए, मतलब राजा के विरुद्ध हो गए, ये रजिया सुल्तान के विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर निजामुद्दीन बारमशाह को बैठाया गया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई, मतलब इसका बॉयफ्रेंड था। कह सकते हैं, इससे ज़्यादा याद होगा आपको। इसका पति तो, रजिया का पति तो इल्तुतमिश था, लेकिन जो देखिए दोस्तों, और इसका बॉयफ्रेंड समझ लीजिए अल्तुनिया था। रजिया की शादी जो है अल्तुनिया के साथ हुई। उसने शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। अब पूछा जाएगा रजिया की हत्या कब कर दी गई? 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा, कैथल के द्वारा, जो डाकुओं के द्वारा की गई, लेकिन कहाँ पे? कैथल के पास। बहराम शाह को बंदी बनाकर उनकी हत्या मई 1242 में कर दी गई। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मुहम्मद शाह बना। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, इसको भी बंदी बना लिया गया। बहराम शाह को भी बंदी बनाकर उसकी हत्या कब कर दी गई? 1242 ईस्वी में। उसके बाद दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठा? अलाउद्दीन मुहम्मद शाह। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मुहम्मद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन मुहम्मद को सुल्तान बना दिया गया। मतलब बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मुहम्मद शाह को भी सुल्तान के पद से हटा दिया और नसरुद्दीन मुहम्मद को सुल्तान बना दिया। नसरुद्दीन मुहम्मद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। यह क्वेश्चन पूछा गया है, पूछेगा क्वेश्चन, टोपी सिलकर जीवन यापन करने वाले सुल्तान कौन थे? नसरुद्दीन मुहम्मद। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन मुहम्मद के साथ किया।
पूछेगा क्वेश्चन, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया? नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ। बलबन का वास्तविक राजा बहाउद्दीन था। पूछेगा क्वेश्चन, बलबन का वास्तविक राजा कौन था? बहाउद्दीन। यह इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश का गुलाम कौन था? बहाउद्दीन। तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया। पूछेगा क्वेश्चन, तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किसने किया? बहाउद्दीन ने। बलबन ने किया। तुर्कान ए चिहलगान का विनाश किसने किया? बलबन ने किया। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बलबन कब दिल्ली की गद्दी पर बैठा? 1266 में। किस नाम से? गयासुद्दीन बलबन के नाम से। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में असफल रहा। जो बलबन जो था, मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में असफल रहा। राज दरबार में जहीदा एवं पैबोस प्रथा का शुरुआत बलबन ने की थी। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा का शुरुआत किसने किया? बलबन ने। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज उत्सव को प्रारंभ किया। पूछा जाएगा क्वेश्चन, नौरोज उत्सव को कौन सा राजा प्रारंभ किया? बलबन। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कौन सा नीति अपनाया? लौह एवं रक्त की। नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को अलूगा खां की उपाधि प्रदान की थी। पूछा जाएगा, अलूगा खां की उपाधि किसको दिया गया था? बलबन को दिया गया। किसके द्वारा? नसरुद्दीन मोहम्मद ने दिया। बलबन के दरबार में फारसी के विरुद्ध प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन थे। बलबन के दरबार में फारसी के विरुद्ध पूछा जाएगा, प्रसिद्ध बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स था। पूछेगा क्वेश्चन, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर्स।